तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया है 7th सेमेस्टर का। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन जाना था सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। आज हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यानी किस तरीके से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर अपडेट होता गया और आज के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में और पिछले सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस था। उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेशन हो रहा था, तो आज से लाखों साल पहले कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशन हो रहा होगा। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इन्वेंशन होता गया, कैलकुलेशन का तरीका भी बढ़ता चला गया। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यानी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का तरीका भी बढ़ता चला गया, बदलता चला गया। तो वही हम जानेंगे आज। कह रहा है कि द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर reflects how software design practices have changed over time to handle increasing system complexity, scalability, performance needs and the user expectations। यानी जो इवोल्यूशन होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, वो रिफ्लेक्ट करता है कि आखिर कैसे सॉफ्टवेयर जो डिजाइन होते हैं उनको चेंज किया जाता है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग कैसे वो चीजें चेंज होती गई और किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्केलेबिलिटी है और जो परफॉर्मेंस की नीड है और यूजर के एक्सपेक्टेशन से कैसे बढ़ते चले गए। जैसे आज से कुछ साल पहले यूजर के एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग थे। आज के तौर पे जो भी सिस्टम डेवलप होगा, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उसमें यूजर के जो एक्सपेक्टेशंस होंगे वो अलग होंगे। तो वही चीजें हैं। तो अब यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं नीचे, जो स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जो कि आपका 1960 से 1980 तक था। ठीक है, यानी 1960 से 1980 के बीच में था। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंटायर एप्लीकेशन बिल्ट एज अ सिंगल यूनिट, यानी इसके अंदर जो भी आपके एप्लीकेशंस थे वो सारे एप्लीकेशन से एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग क्या हो रहे थे, बनाए जा रहे थे। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि टाइट कपलिंग ऑफ कंपोनेंट, यानी इसका जो कंपोनेंट होता था वो लूजली टाई क्या होता था, टाइट होता था। ठीक है, एंड हार्ड टू मेंटेन एंड स्केल, यानी उनको मेंटेन करना और स्केल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे अर्ली बैंक सिस्टम की बात करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं उसी आर्किटेक्चर पे काम कर रहा था। ठीक है, लिमिटेशंस इसके थे कुछ कि एनी स्मॉल चेंज रिक्वायर्ड रीडेवलपिंग द होल एप्लीकेशन। मान लीजिए कोई भी चेंज करना है हमें, तो उस चेंज को अप्लाई करने के लिए हमें फिर से पूरी चीजों को क्या करना पड़ता था, डेवलप करना पड़ता था। ठीक है, अगला हमारा आता है लेयर्ड आर्किटेक्चर, जो कि 1980s से 1990s तक का था। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो स्प्लिट हो रहे थे लॉजिकल लेयर्स में। जैसे वो जो लेयर्स होते थे उसमें आपके प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस, ये सारी चीजें आती थी। बेनिफिट की हम बात करें तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, यानी इनको अलग अलग सेपरेट किया गया था। और ये मतलब चीजों को काफी आसानी तरीके से मैनेज और टेस्ट कर पाता था। ठीक है, अगर हम कॉमन पैटर्न की बात करें तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर यूज करता था, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर यूजर इंटरफेस का काम करता था, बिजनेस लेयर लॉजिक का काम करता था और डेटा लेयर जो होता है वो डेटाबेस का काम करता था। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया इंटरप्राइज एप्लीकेशन, सीआरएम सिस्टम, ये लेयर आर्किटेक्चर पे काम करता था। ठीक है, क्लियर है। अगला हमारा आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि 1990s का था। तो ये आपका सेपरेशन था किनके बीच में, बिटवीन द क्लाइंट, यानी जो फ्रंट एंड और बैक एंड था उनके बीच में ये सेपरेशन का काम करता था, यानी उनको दो पार्ट में भाग जो डिवाइड होता था, डिवाइड करने का ये काम करता था। ठीक है, बेनिफिट की बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑन द सर्वर, यानी ये जो सर्वर है सर्वर के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, यानी एक सेंट्रल सर्वर के अकॉर्डिंग ये चीजें कंट्रोल होती थी। एंड मल्टीपल क्लाइंट कैन एक्सेस द सर्वर, यानी मल्टीपल जो क्लाइंट है वो क्या कर सकते थे, सर्वर को एक्सेस कर सकते थे उनको। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये, तो ये आपका वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है और लोकल एरिया नेटवर्क बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आया, जिसे हम लोग एसओए कहते हैं, जो कि 2000 के अंदर आया। और इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सिस्टम कंपोज्ड ऑफ रीयूजेबल एंड लूजली कपल्ड सर्विसेज, यानी जो सिस्टम इसके अंदर थे वो दोबारा रीयूज हो सकते थे और इनको कहीं ना कहीं रीयूज कर पाना आसान हो रहा था। बेनिफिट इसका ये है कि ये प्रमोट कर रहा था यूज रीयूज को और इंटरऑपरेटेबिलिटी को, यानी दोबारा चीजों को यूज करने के लिए ये चीजों को प्रमोट कर रहा था। सर्विस कम्युनिकेट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, यानी इसके अंदर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो सर्विसेज यूज करती थी, जैसे एसओए एसओएपी हो गया। ठीक है, ड्रॉबैक ये था कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ओवरहेड जो थी वो काफी ज्यादा हाई थी। ठीक है, अगला हमारा आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जो कि 2010 से और आज के दौर में इसी को यूज किया जाता है।
तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो डिवाइड हो रहे थे इनटू द स्मॉल इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल सर्विसेज, यानी छोटे-छोटे और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयबल सर्विसेज में डिवाइड किया जाता था इनको, और हर एक के पास एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि इस सेक्शन को इस काम को करना है, ठीक है ना? बेनिफिट भी दिया गया है, स्केलेबिलिटी हो गई, उसके बाद फॉल्ट आइसोलेशन हो गया, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया। टेक्नोलॉजी जैसे तो डॉकर, कुबरनेट्स एंड रिसेट एपीआईज, और ये यूज होता है किसके द्वारा? नेटफ्लिक्स के द्वारा। नेटफ्लिक्स में इसका यूज होता है, अमेजोन के अंदर, गूगल के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा आता है जो कि एक और है, जो कि लगभग 2010 से प्रेजेंट के कंडीशन में भी यूज होता है, जिसे हम लोग सर्विस एंड क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर कहते हैं। तो इसके अंदर जो डेवलपर है वो फोकस करता है ऑन द राइटिंग कोड, यानी राइटिंग जो कोड होता है उस पर फोकस करता है। एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे एडब्ल्यूएस का लैम्डा हो गया, एजर का फंक्शंस हो गया, इनको। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सर्वर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, और ये ऑटो स्केलिंग होता है, और पे पर यूज मॉडल होता है ये, ठीक है। ट्रेंड की बात करें तो इवेंट ड्राइवन ट्रेंड, एपीआई गेटवे एंड फंक्शन एज अ सर्विस, ओके। अगला हमारा था इवेंट ड्राइवन एंड रिएक्टिव आर्किटेक्चर, जो कि मॉडर्न है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये फोकस करता है रिस्पॉन्सिवनेस पे, यानी जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव बने, स्केलेबिलिटी उसकी बेहतर हो, है कि नहीं? ओके। और यूज केस जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कैफका के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इन चीजों को कंप्लीट किया, और फाइनल में एक समरी टेबल आपको दिया हुआ है, जो समरी टेबल आपको याद कर लेना है, जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और एग्जामिनेशन के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।